कि ओला इतना बड़ा बनने की ट्राई की, लेकिन अभी आज ओला पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर मैंने ओला कंपनी के से लिया हुआ है या जो भी कंपनी से लिया हुआ है तो मुझे सर्विस उनके पास ही करवानी रहती है, लेकिन वो सर्विस सेंटर पे उतनी अच्छी सर्विस मिलती नहीं है। दैट इज वेयर वी कम्स इन। तो जो टू व्हीलर इंडस्ट्री का मार्केट है, हमारा टारगेट है कि इंडिया के सारे सिटीज और टाउन में हमारे सर्वल ब्रांडेड वर्कशॉप हो और उसको हम कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देने में यूज करें। और मेरा जो ब्रांड है सर्वल, वो भी इसी काम में लगा हुआ है। ईवीज हैं, वो चार्जिंग की वजह से बहुत सारे यूजर्स बाय नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको 5-5, 6-6 घंटे अपने ईवी को चार्जिंग में लगा के नहीं रखना है। इसी के जवाब में कुछ कंपनियां बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी लेके आई है कि आपको 5 मिनट में बैटरी चेंज कर सकते हो आप। लेकिन फिर इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर सपोज करो बैटरी मैंने चेंज कर ली कोई स्टेशन पे जाकर और वो बाइक मैंने चला ली, क्या ईवी की तरफ मुझे जाना चाहिए या मुझे पेट्रोल बाइक्स की तरफ जाना चाहिए? ईवी आपको विद इन सिटी पेरिफेरी अगर यूज करना है तो ईवी इज रेकमेंडेड। इंडिया में आज की तारीख में बाइक्स को कुछ अलग तरीके से नहीं देखा जाता है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके अंदर चाहे BMW हो या मर्सिडीज हो, उसके पास टू व्हीलर ना। स्प्लेंडर देखें, आप एक्टिवा देखें तो उनके इंजिन 20-20, 25-25 सालों से वही के वही है। अभी ट्रायल एंड एरर ही चल रहा है सारी कंपनियों के लिए। काफी हद तक टेक्नोलॉजी। तो मुझे ये चीज बताइए, क्या सच में मुंबई मेट्रो जैसे सिटी में क्या चार्जिंग पॉइंट के इतने ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं? वो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कंपनियों को चाहिए। हर पेट्रोल पंप पे उनको बैटरी रखनी पड़ेगी। जब तक गवर्नमेंट नॉर्म स्टैंडर्डाइज नहीं हो जाते तब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होने वाली। सो वेलकम बैक। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि यार मुझे बाइक के रिलेटेड बहुत ज़्यादा शौक है, बाइक के रिलेटेड जानना है कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे उस बिजनेस के अंदर जाना चाहिए जो बाइक के रिलेटेड हो। तो बस आप ही के लिए आज मैं एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आया हूं जिसमें आपके ये सारे ही क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। चाहे आप बाइक खरीदना चाहते हो, चाहे आप बाइक को यूज करके अपना बिजनेस करना चाहते हो, और ये सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है बाइक्स की इंडस्ट्री में काम करने का। अब तक उन्होंने हजारों लाखों बाइक्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है और उसके थ्रू बिजनेस भी बनाया है। तो चलो पहले तो समझते हैं कि बाइक्स को इंडिया में किस तरीके से देखा जाता है। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ टुडे, कौशल नायक सर। सो वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर मैं आज, क्योंकि आज ये हमारा ऑटोमोबाइल का, स्पेशली बाइक सेक्शन का ये सबसे पहला पॉडकास्ट है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जो बाइक्स पसंद करते हैं, तो उनको बाइक्स के बारे में जानना है। तो आज मैंने यही सोचा कि चलो आज का डिस्कशन हम यही रखते हैं, बाइक्स के बारे में बात करेंगे, बाइक्स को इंडिया में देखा कैसे जाता है। तो पहले तो सर थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। आपने 15 साल का एक्सपीरियंस लिया, शुरुआत कैसे हुई? सो आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर बाय माय एजुकेशन एंड ऑल्सो बाय माय प्रोफेशन। तो मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद इंजीनियरिंग की ऑटोमोबाइल के अंदर ही, और उसके बाद MNCs में काम करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से। सो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में था जहाँ पे ट्रक्स मैन्युफैक्चर हुआ करते थे। उसके बाद मैंने वो जॉब स्विच करके मैं ऑटोमोबाइल सेल्स में आया। उसके बाद मैंने ऑटोमोबाइल सर्विस ज्वाइन किया और मेरा लास्ट जॉब होंडा कार्स इंडिया के अंदर था, और उसको क्विट करते हुए मैंने अपना खुद का एक वर्कशॉप सेटअप स्टार्ट किया बिकॉज टू व्हीलर्स वाज माय पैशन, और मैं चाहता था कि इसी इंडस्ट्री के अंदर मेरा कैरियर आगे भी एक्सेल करूँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपका करियर इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुआ, फिर आपने ट्रक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद आपने बाइक को चूज़ किया, स्पेशली सर्विसिंग सेक्टर को। तो पहले तो ये बताइए सर, इंडिया में आज की तारीख में बाइक्स को कुछ अलग तरीके से नहीं देखा जाता है, क्योंकि जनरली अगर हम देखेंगे तो कार को एस्पिरेशन के तौर पर देखा जाता है, उसमें इतने सारे इनोवेशंस आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बाइक्स में देखें तो ज़्यादा इनोवेशन आ नहीं रहा है। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं कोई पेट्रोल बाइक में जाऊँगा, या तो मैं ईवी में जाऊंगा, या तो उसके अंदर कुछ इतना इनोवेशन दिख नहीं रहा है। स्पोर्ट्स वगैरह की थोड़ी बहुत ही मॉडल आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब किस सेक्टर में जा रहा है बाइक इंडस्ट्री? सो बेसिकली अगर मैं एस्पिरेशन की बात करूं तो इंडिया के सारे यंगस्टर्स
अगर लाइफ में अपना पहला सपना देखते हैं तो वो अपनी पहली बाइक बाइक का लेने ही का, देखते खरीदने हैं। का, चाहे वो रॉयल एनफील्ड हो, चाहे वो यामाहा हो, या कोई भी बाइक हो। पूरे इंडियन यूथ के लिए ये एस्पिरेशन है। और जहाँ तक इनोवेशन की बात है, आपकी बात से भी मैं समवॉट एक्सटेंड सहमत हूँ कि जो फोर व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन हम देख रहे हैं, जो फीचर्स वगैरह हम देख रहे हैं, वो टू व्हीलर इंडस्ट्री में आते आते बहुत ही टाइम लग जाता है। उसका मेन रीज़न है कि टू व्हीलर्स जो है ज़्यादातर नीड बेस्ड व्हीकल है। हमें अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो हम अपने टू व्हीलर को प्रीफर करते हैं। अब ट्रैफिक से बचना हो या फिर कन्वीनियंस अगर हमें चाहिए तो हम टू व्हीलर्स को पसंद करते हैं। बट उसके अंदर टू व्हीलर के ऊपर बैठ के लंबी जर्नी करना किसी को पसंद नहीं है और कोई चाहता भी नहीं है। बिकॉज कुछ साल पहले इंडिया में कस्टमर्स की बाइंग पावर कम हुआ करती थी। इस इंडस्ट्री में, फोर व्हीलर इंडस्ट्री में इतने सारे इनोवेशन नहीं आ रहे थे। अगर फोर व्हीलर इंडस्ट्री की बात करो तो आपके लिए एस्पिरेशन था एक मारुति, बट लास्ट 10 ईयर्स में आपने देखा होगा तो बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, नए नए फीचर्स से कस्टमर को ल्यूर कर रहे हैं। Correct. क्योंकि कस्टमर का बाइंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, फाइनेंसर्स का लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। तो आजकल जिस घर में 2 व्हीकल होते हैं उस घर में एक कार तो कम से कम होती ही है। उसी के साथ साथ ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके अंदर चाहे BMW हो या मर्सिडीज हो, उसके पास टू व्हीलर ना हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये बात से मैं सहमत करूँगा। हर किसी का फर्स्ट चॉइस तो ये बाइक ही होता है। मैं भी जब भी अपने डेज याद करता हूँ तो कॉलेज में था, तभी मुझे पहला तो यही था कि यार मेरा खुद का बाइक होना चाहिए। तभी वो टाइम पे वो यूनिकॉर्न और वो सारी बाइक्स बहुत चलती थी। एस्पिरेशन होता था, खुद को वो विजुअलाइज करते थे कि हाँ यार मैं बाइक पे चलता हूँ। इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर जितने लोग देख रहे हैं हर किसी ने अपना एक सपना तो देखा ही होगा, लेह लद्दाख में उनको बुलेट चलाना है। मतलब तो अगर किसी भी यंगस्टर का या किसी भी इंडियन मेल का सबसे पहला मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन की बहुत पॉडकास्ट की है, तो मैनिफेस्टेशन जो रहा होगा, जो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है, वो टू व्हीलर होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बहुत सही बात है। फिर धीरे धीरे आते आते बाइक से कार पे हम आ जाते हैं। लेकिन आज अगर मैं सोचूं कि अगर मुझे बाइक खरीदना हो तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि बाइक्स कौन सी प्रीफर करनी चाहिए, क्योंकि आज इंडिया में गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा प्रमोट कर रही है ईवीज़ को। और सेकेंड साइड हम ये भी देख रहे सुन रहे कि ओला के साथ क्या हो रहा है, ज़्यादा सर्विस सेंटर्स नहीं है, ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही है कुछ माहौल। तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि कौन सी बाइक ज़्यादा पहले प्रीफर करनी चाहिए। क्या ईवी की तरफ मुझे जाना चाहिए या मुझे पेट्रोल बाइक्स की तरफ जाना चाहिए? सो विरल भाई, दैट डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। आप कैसे अपने टू व्हीलर को यूज़ करना चाहते हैं। इट्स वेरी कॉमन, ईवी के रेंज के इश्यूज़ हैं। आप ईवी 100 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर्स की रेंज वाले ईवीज़ आपको मिल जाएंगे। वैसे तो आईसी इंजन में भी हम फ्यूल टैंक अगर फुल भी करवाएंगे तो अपना व्हीकल 200-250 से ज़्यादा नहीं चलने वाला। बट स्टिल ईवी आपको विद इन सिटी पेरीफेरी अगर यूज़ करना है तो ईवी इज़ रेकमेंडेड। उसी के साथ साथ एक ऑन टॉप ऑफ दैट ये है कि ईवी का जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रहा है। जहाँ पे आईसी का टेक्नोलॉजी है वो एक मैच्योर टेक्नोलॉजी है, अभी उसके अंदर ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आने वाले जब तक गवर्नमेंट उसे पुश करेगी। आप बहुत टाइम से देख रहे थे टू व्हीलर्स के इंजिन्स, आज स्प्लेंडर देखें, आप एक्टिवा देखें तो उनके इंजिन्स 20-20, 25-25 सालों से वही के वही है। अगर चेंज हुआ है तो वो गवर्नमेंट नॉर्म BS4 से लेके BS6 आने की वजह से थोड़े बहुत जो ट्वीक्स होते हैं वो कर रहे हैं। तो एक रिफाइंड टेक्नोलॉजी चाहिए अगर आपको, हैसल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, उसके साथ साथ एक अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आपको आईसी इंजन लेना चाहिए। बट यू आर एन एंथुजियास्ट, आपको नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने में मज़ा आ रहा है और आपको नई टेक्नोलॉजी ट्राई करनी है। उसी के साथ साथ कुछ फीचर्स ईवी में आपको ऐसे मिल जाते हैं या मिल सकते हैं जो आपको आईसी में नहीं मिलेंगे। सो इफ़ यू आर एन एंथुजियास्ट, आपको शौकिया एक एक्सपीरियंस करना है, सो ईवीज कैन बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। करेक्ट। ये मेरे ख्याल से सेलिंग ऑप्शन भी हो गया। मतलब मेरे पास खुद के पास ओला इलेक्ट्रिक है, तो ये जस्ट मुझे पता है कि जब भी हमने लिया था तभी वो सेल्समैन ने तो बहुत सारे फीचर्स बताया था कि सर ये इसके अंदर ये बटन दबाओ तो पार्किंग लाइट्स ऑन होगी और म्यूज़िक बजेगा और ये होगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सारी चीज़ें
कभी यूज़ ही नहीं होती है। मतलब जब भी हम फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं जाना है, कभी ऑफिस जाना है, कभी कुछ मार्केट जाना है कुछ खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी हमेशा वही होती है कि भाई एक प्रॉपर बाइक होनी चाहिए, प्रॉपर एक्टिवा या कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकूँ। क्योंकि ये अभी मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार कि आई एम नॉट श्योर कि हमें ऑन कैमराज ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन ईवी में प्रॉब्लम भी आता ही है। ईवी के अंदर सर्विस सेंटर के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कि यार वो कभी भी बीच रास्ते बंद हो जाए तो मेरा लोकल मैकेनिक तो उसे देख नहीं पाता है। तो क्या आपने कभी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, या आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके फीचर वाले सवाल को आंसर करूँगा। आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, मोबाइल के अंदर आपके समवेयर अराउंड ऑन एन एवरेज भी कंसिडर करो तो 50 से 60 एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखे होंगे। करेक्ट। बट आप डे टू डे बेसिस पे क्या यूज़ करते हो? हार्डली 3 और 4 एप्लीकेशंस आपकी होंगी जो आप डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं। करेक्ट। सेम 4 व्हीलर का होता है। 4 व्हीलर में आपको 100-200 फीचर्स मिलेंगे जो काफ़ी यूनिक होंगे, बट आपको यूज़ क्या करेंगे? एसी, म्यूज़िक सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा इक्का दुक्का और फीचर्स हैं जिसको आप यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हम 2 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं जिसका पर्पज़ है आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचाना। तो उसमें फीचर डाल के फैंसी बना सकते हैं, लेकिन उसका पर्पस कभी हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फीचर्स चाहे कितने भी आए वो शौकिया तौर पे ही यूज़ होने वाले हैं। हाँ, कुछ एडुकेटेड यूज़र्स, एडुकेटेड का मतलब अवेयर यूज़र्स जो हैं जिनको फीचर्स यूज़ करना पसंद है, वैसे 1% यूज़र्स वो फीचर्स यूज़ करेंगे। बाकी 99% यूज़र्स लाइक यू एंड लाइक मैनी अदर्स दे विल नॉट यूज़ दिस फीचर्स। तो वो एक आपको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई चीज़ें हैं, और जिसकी वजह से आप व्हीकल तो परचेस करेंगे पर उसे यूज़ नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली, वो खाली दिखाने के लिए काम लगता है। कोई आया, चलो अरे तो देख देख मेरे में म्यूजिक भी बज रहा है, Correct. देख ये भी हो रहा है, मैप्स भी दिख रहे हैं, लेकिन आज तक कभी वो यूज़ नहीं किया है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब कि ईवी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हाँ। मैंने पहले ही वहाँ पे क्वेश्चन किया कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। वैसे तो ईवीज़ हम 90s से देख के आ रहे हैं। महिंद्रा ने फर्स्ट कार लॉन्च किया था रेवा, उसके बाद काफ़ी सारी कंपनियों ने अपना ईवी टेक्नोलॉजी लेके आए, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट पुश ना मिलने की वजह से इतना एडॉप्शन नहीं हो पाया, और फिर वो 10-12 साल तक उसको कुछ मोमेंटम नहीं मिला। बट जब से ये ज़ीरो कार्बन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अप्लाई की है, तब से गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव है इस मामले में, और ये एडॉप्शन बढ़ने की वजह भी यही है। और जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ रहा है, यूज़ केसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, सारी कंपनियां मिलकर ट्राई कर रही हैं कि उस प्रॉब्लम को अवॉइड किया जाए। हम शुरू में जब फ़ोन यूज़ करते थे तो फ़ोन में तरह तरह के प्रॉब्लम आते थे। आज अगर आप कोई अच्छी ब्रांड का फ़ोन यूज़ करोगे तो आपको हार्डली कभी सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर आप ईवी में भी देखें तो वही है। अभी ट्रायल एंड एरर ही चल रहा है सारी कंपनियों के लिए। काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी मैच्योर हुई है, बट काफ़ी सारी पॉलिसीज़ और रिसर्च होनी अभी भी बाकी है, जो आने वाले फ्यूचर में शायद हमको देखने को मिलेगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है कब तक इंडिया विल बी 100% रेडी पूरा ये ईवी को अडॉप्ट करने में? मतलब 100%, मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जितनी भी बाइक्स है, जितनी भी कार है, रोड पे सारी ईवी दिखनी चाहिए, और किसी को ऐसा टेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं ईवी लूँगा तो कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। So I will not punch above my weight, बट इसका आंसर मैं 2 तरीके से दूँ। अगर हम एडोप्शन रेशियो इन टर्म्स ऑफ कस्टमर डिमांड के हिसाब से कंसिडर करूँ तो मेरे ख्याल से 100% ईवी आने में इट विल टेक मोर देन 30-40 ईयर्स। बट अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो वो चीज़ आने वाले 10 साल में भी हो सकती है, 5 साल में भी हो सकती है, या 15 साल में भी हो सकती है। तो ये जो एडॉप्शन है इट विल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उनका इंटेंशन कितना क्लियर है, आने वाले समय में उसको कितना पुश करना चाहते हैं। क्योंकि ईवी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी भी साइड बाय साइड डेवलप हो रही है। आपने रिसेंट टाइम में अगर ऑटोमोबाइल को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि बजाज ने अपना CNG व्हीकल लॉन्च किया।
उसके साथ साथ काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं बाई फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे काम कर रही है। गवर्नमेंट भी फ्यूल स्टेशन पे E20 फ्यूल को पुश कर रही है। E20 यानी कि जो पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 20% ब्लेंड इथेनॉल का होगा। सो गवर्नमेंट अपने वेरियस वे से ट्राई कर रही है कि क्रूड ऑयल का कंजप्शन घटाया जाए, बट वो आने वाले कितने समय में ईवी के तरफ जाएगा या कितना परसेंट जाएगा, गॉड नोज। बट हाँ, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड बीइंग इन द डोमेन, हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं अभी। तो सर मुझे थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में जानना है। जैसे आपने बताया कि 15 साल आपने ऑटोमोबाइल में दिया, स्टार्टिंग में आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे जॉब किया वहाँ पर। आप किस तरीके से देख रहे हो बाइक इंडस्ट्री को इंडिया में? फ्यूचर में बाइक्स का एस्पिरेशन और कितना बढ़ेगा? क्योंकि अभी धीरे धीरे जितने यंगस्टर्स हैं वो लोग भी कार की तरफ जा रहे हैं, जितने लोग, क्योंकि कार में भी इतने सारे EMI ऑप्शंस आ गए और इतने सारे लोन वगैरह आ गए, तो लोग तुरंत ही अभी कार वगैरह में प्रीफर कर लेते हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हो ये इंडस्ट्री को? So Viral bhai, before 2-3 years, China was the biggest consumer market for two-wheelers. But in 2023, I guess India ने चाइना को बीट कर लिया है in terms of two-wheeler consumption. So for your knowledge and for your audience knowledge, India is having 22 crore two-wheelers on road. तो और वो हर साल इसके अंदर 1.5 से 2 करोड़ टू व्हीलर नए ऐड हो रहे हैं, एंड दिस इज डेटा बेस्ड ऑन रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सो इंडिया के अंदर टू व्हीलर को निकालना ये बहुत ही मुश्किल है। पूरी क्राउड की नस नस में टू व्हीलर्स दौड़ रहे हैं, और इंडिया की गलियों में अगर आपको कन्वीनियंटली घूमना है, चाहे वो मुंबई सिटी क्राउड हो या फिर किसी रूरल एरिया में आपको इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट करना हो, तो टू व्हीलर इज़ द मोस्ट प्रिफरेबल थिंग। बट यस, इंडियन रोड्स आर इम्प्रूविंग। मतलब फोर व्हीलर के बिकने की वजह बाइंग पावर और फाइनेंस तो है ही, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो हाईवेज नए नए बन रहे हैं, तो लोग लॉन्ग जर्नी के लिए 100% फोर व्हीलर को प्रेफर करेंगे आने वाले समय में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टू व्हीलर कम हो जाएंगे। अगर आपने रिसेंट डेटा भी देखा हो, अगर ओला का सेल्स बढ़ रहा है, उसके सामने अदर ईवीज का सेल बढ़ रहा है, और ऑन द सेम साइड IC इंजन व्हीकल्स का सेल्स भी उतना ही बढ़ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर 7 to 8% ग्रोथ आ रहा था बिफोर कोविड के बाद 2-3 साल 3 to 4% ग्रोथ हमें देखने को मिला टू व्हीलर सेल्स में, जो लास्ट ईयर इट वाज एट 9%। सो ये जो सेल्स का ग्रोथ है वो टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा बढ़ रहा है। और बिकॉज ये जो फैंसी चीज़ें आ रही हैं टू व्हीलर्स के अंदर, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि फोर व्हीलर के आने की वजह से लोगों ने टू व्हीलर बाय करना बंद कर दिया है। वो रहेगा ही, और वो रेशियो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और उसी के साथ साथ ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर एक जिंक्स था, जैसे कि फोर व्हीलर में मारुति बिक रही थी, टू व्हीलर्स में कुछ 2-3 बाइक्स थी जिन्होंने अपना पूरा डोमिनेंस जमा के रखा था, जैसे स्प्लेंडर हो गया, एक्टिवा हो गया। आज इतनी सारी कंपनीज हैं, उनके पास इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर हम देखेंगे तो इंडियन ग्रोन ब्रांड आज बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो TVS हो, उनका सेल पेनिट्रेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। उसी के सामने जो पुराने डोमिनेंट प्लेयर्स थे, हीरो, होंडा, उनकी सेल कम तो नहीं हुई, बट वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो नए प्लेयर्स आके अपना मार्केट भी ग्रैब कर रहे हैं, नए व्हीकल्स लेके आ रहे हैं। 100cc व्हीकल्स का जो माइंडसेट हुआ करता था इंडियन यूज़र का, वो टूट के आज 300cc पे आ गया है। एक ज़माने में हमारे फादर जब टू व्हीलर यूज़ करते थे तो राजदूत या रॉयल एनफील्ड यूज़ करना इट वाज अ लग्जरी थिंग। करेक्ट। और आज ऐसा कोई कॉलोनी नहीं होगा जहाँ पे रॉयल एनफील्ड ना हो। सही है 100%। तो मुझे जस्ट थोड़ा सा बताइए एक लेमन लैंग्वेज में, जैसे अभी हम CC के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ अगर न्यू कमर है जिसको फर्स्ट टाइम कोई बाइक खरीदना चाहता है अपने घर पे, तो उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए? मतलब कितने CC की बाइक लेनी चाहिए, क्या कॉस्टिंग में देखना चाहिए, और कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो उसको पहले चेक मार्क करने चाहिए कि यार मेरे फैमिली के लिए ये चीज़ तो मुझे ध्यान देनी है? So Viral bhai, it is
डिपेंडेंट ऑन योर यूजेज। ज़्यादातर इंडियन यूजर्स टू व्हीलर्स एक ऐसी चीज़ है, टू व्हीलर या फिर ऑटोमोटिव या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही एस्पिरेशनल चीज़ है। वहाँ पे 80% या 70% कस्टमर अपना माइंडसेट बना के जाता है कि मुझे ये व्हीकल परचेस करनी है। द रीज़न कैन बी एनीथिंग, बिकॉज इट इज़ एस्पिरेशनल। आपको 10,000 के फ़ोन की ज़रूरत है, बट यू विल गो एंड परचेज आईफोन। करेक्ट। सो आपको स्प्लेंडर की ज़रूरत है आपके यूजेज के हिसाब से, बट यू विल गो एंड परचेज रॉयल एनफील्ड, बिकॉज आपको वो चीज़ दिखाने के लिए चाहिए, यूज़ करने के लिए नहीं चाहिए। So 70-80% users are buying these products only because of their passion, their उनको शो ऑफ या फिर कुछ भी अपने खुद के शौक पूरे करने के लिए। बट अगर आपको कुछ देखनी चाहिए टू व्हीलर्स के अंदर चीज़ें, तो आजकल अगर हम आईसी की बात करें, आईसी इंजिन्स में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको हम बेकार प्रोडक्ट बोल पाएंगे। लगभग सारे प्रोडक्ट बेस्ट इन द मार्केट है, बेस्ट इन द सेगमेंट है। सारी कंपनियां नेक टू नेक फाइट में लगी है, तो आपको अच्छे प्राइसिंग पे सारी प्रोडक्ट्स मिल रही है। करेक्ट। स्ट्रेंथ डे बाय डे अच्छी हो रही है, लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है, माइलेज बढ़ रहे हैं। तो आईसी इंजन में तो मेरे ख्याल से इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर आपको क्या चाहिए। हाँ, ईवीज के अंदर देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी ईवी के अंदर अलग अलग है। बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी वाले टू व्हीलर्स मिल रहे हैं, चार्जिंग वाले टू व्हीलर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और ईवी के आने की वजह से एक चीज़ हमने लास्ट 5 years में ये भी देखी है कि लॉट ऑफ लोकल ब्रांड्स है कम इन, मतलब उन्होंने अपना पैर जमाया नहीं जमाया, पैन इंडिया वो अलग चीज़ है, बट कुछ एरिया को लेके डोमिनेंस फिर भी उनका बरकरार है, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे है या फिर उनके डीलर्स वहाँ पे हैं। तो ईवी में कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए। पहला कि बैटरी पैक जो बना है वो कंपनी खुद बना रही है या नहीं। बैटरी का जो बॉडी मटेरियल आ रहा है वो कंपनी खुद बना रही है या नहीं, क्योंकि लॉट ऑफ एंसिलरीज बड़ी बड़ी कंपनियां भी आउटसोर्स ही कर रही है। बट ईवी में काफ़ी सारी कंपनी ऐसी भी है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडियन बोल के बेच रही है। तो मेरे ख्याल से अगर बचना चाहिए तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि दैट विल क्रिएट अ सेफ्टी हैजर्ड फॉर यू। सो आपका प्रेफरेंस ये है कि ईवी के ऊपर हमें ज़्यादा देखना चाहिए। लेकिन एक ज़्यादातर इंडियंस में मैं जब भी देखता हूँ, अभी हमारे ही फैमिली में एक जन ने बाइक अभी ख़रीदने गए थे, तो हम शोरूम में गए, हम दोनों ऑप्शन देख रहे थे, ईवी भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे, पेट्रोल बाइक भी देख रहे थे। तो हर किसी का इंसिस्टेंस यही था कि अरे नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ के लिए ईवी अच्छा नहीं है, हम ईवी नहीं लेते हैं, हम पेट्रोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे बार बार चार्ज करना पड़ता है और इतने सारे चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं है, इतना ज़्यादा वो रन नहीं लेगा। तो मुझे ये चीज़ बताइए, क्या सच में मुंबई मेट्रो जैसे सिटी में क्या चार्जिंग पॉइंट के इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं? और अगर हाँ, मुंबई में इतना है तो फिर दूसरी जगह पर तो आते आते कितना ज़्यादा टाइम लगेगा? इसके आंसर में आपको पहले ये सोचना होगा कि टू व्हीलर किस एप्लीकेशन में यूज़ होता है। बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर टू व्हीलर्स फॉर अ लॉन्ग ड्राइव्स। आप टू व्हीलर पे हार्डली 15 मिनट, आधा घंटा या 1-1.5 घंटा बैठते हैं। और उसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको चार्जिंग स्टेशन पे 1 घंटा चार्ज करने के लिए रुकना है, तो अगर चार्जिंग स्टेशन है भी वहाँ पे तो भी कोई नहीं रुकने वाला। हाँ। दूसरी उसके साइड बाय साइड कुछ कंपनीज फास्ट चार्जिंग ऑफर कर रही है। अब घर में 2 घंटा चार्ज पे रख लीजिए तो आपका बैटरी 80% या 85% हो जाएगा। बट उसकी वजह से फास्ट चार्जिंग की वजह से, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हीट इश्यूज और सेफ्टी इश्यूज क्रिएट होते हैं, बैटरी की लाइफ डिटीरियोरेट होती है। करेक्ट। सो इन अ सेम वे एक चीज़ है कि ईवीज़ हैं वो चार्जिंग की वजह से बहुत सारे यूज़र्स बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको 5-5, 6-6 घंटे अपने ईवी को चार्जिंग में लगा के नहीं रखना है। सो ये कंसर्न हो सकता है। और इसी के जवाब में कुछ कंपनियां बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी लेके आई है कि आपको 5 मिनट में बैटरी चेंज कर सकते हो, आपको नया बैटरी मिल जाएगा, आपको सिर्फ एक टोकन पेमेंट पे करना है। करेक्ट। वो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कंपनियों को चाहिए। हर पेट्रोल पंप पे उनको बैटरी रखनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर
कोई इसमें सक्सेसफुल हो सकता है तो एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो सकता है, वो है गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर गवर्नमेंट सारे बैटरी पैक्स को स्टैंडर्डाइज करे और बोले कि कोई भी ईवी हो, आपको बैटरी यही डालनी है, जैसे कि कोई भी बाइक हो पेट्रोल यही डालना है, करेक्ट। तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि हर एक पेट्रोल पंप पे एक स्वैपिंग स्टेशन होगा जिस पे स्टैंडर्ड बैटरी होगी और वो आप किसी भी ईवी के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन फिर इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर सपोज करो मैं बैटरी मैंने चेंज कर ली कोई स्टेशन पे जाकर और वो बाइक मैंने चला ली, भगवान ना करे आगे जाके वो कुछ ब्लास्ट हो गया या वॉटेवर, तो फिर वो बैटरी किसी और की थी जो मेरी बाइक में डली है, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो बैटरी का दैट इज मैन्युफैक्चरर? व्हाई द नॉर्म्स कम्स इन। गवर्नमेंट उसको कितने स्ट्रिक्टली अप्लाई कर पाती है, उसके मैन्युफैक्चरर कौन डिसाइड होते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर होंगे जो अकाउंटेबल होंगे उसके लिए, ये सारी चीज़ें पॉलिसी मेकिंग की है और इसी की वजह से वो इतने जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस ईवी मैन्युफैक्चरर के पास स्वैपिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि एक बात होती है सेफ्टी की और दूसरी बात होती है परफॉर्मेंस की। अगर बैटरी कोई एक स्टैंडर्ड हो तो कोई टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ये नहीं बोल पाएगा कि मेरा बाइक अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इट विल ऑल डिपेंड ऑन द बैटरीज। करेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओपन है, जिसके जवाब अभी किसी के पास नहीं है। वो आने वाला समय ही बताएगा कि किस दिशा में हम जाएंगे, ये पर्टिकुलरली इस ईवी सेक्टर। करेक्ट। सो अगले 2-3 साल 4 साल मेरे ख्याल से थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा ये लोगों के बस। जब तक गवर्नमेंट नॉर्म स्टैंडर्डाइज नहीं हो जाते तब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल पहले मैं ज़्यादा एक रिलेटेबल एग्जांपल फ़ोन के इसलिए दे रहा हूँ कि सब रिलेट कर पाए आपकी ऑडियंस में। तो पहले हम अलग अलग कंपनीज़ के फ़ोन यूज़ करते थे। नोकिया में चार्जिंग पिन अलग होता था, सैमसंग में चार्जिंग पिन अलग होता था। गवर्नमेंट में उसमें स्टैंडर्डाइजेशन किया, आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करोगे आपको टाइप सी चार्जर मिलेगा। तो वैसे स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में, और वो तभी हो पाएंगे जब कुछ प्लेयर बड़े होंगे जिनका पॉलिसी मेकिंग में अब इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि अभी ईवी के प्लेयर हैं बट कोई इतना बड़ा नहीं बना है कि जिसको गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में डोमिनेंस दे पाए। ये ओला इतना बड़ा बनने की ट्राई की, लेकिन अभी आज ओला पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर आपके सर्विस सेंटर पे भी बहुत सारे लोग ऐसे आते रहेंगे जो ओला लेके आते रहेंगे या नाराज़ रहेंगे या वॉटेवर। थोड़ा मुझे बताइए कि क्या ये भावेश अग्रवाल ने जो किया वो सही किया, वो क्या सही ट्रैक पे है या लोग उसको खींचने की ट्राई कर रहे हैं? मेरे ख्याल से दोनों है। भावेश अग्रवाल ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रप्शन वो लेके आए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। मतलब भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो, चाहे उन्हें सक्सेस मिली हो या फेलियर मिली हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में ये सोचना कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी मैं ही करूं और बेचूं भी मैं और सर्विस भी मैं ही दूं, ये सोचना ही एक बहुत बड़ा विज़न बताता है। उसके बाद मेगा या गीगा फैक्ट्री को ओपन करना, वर्ल्ड बिगेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसके बाद टू व्हीलर ईवी के सेल, उसके बाद 4 व्हीलर मोटर बाइक्स। तो ये जो विजन है वो बहुत बड़ा है और इससे भावेश अग्रवाल को सक्सेस मिले ना मिले, ओला को सक्सेस मिले ना मिले, वो तो हम उस पर कमेंट करने के काबिल नहीं है। बट वाकई में ईवी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है एक एग्रेसिव प्लेयर के आने की वजह से। अगर मैं ये बोलूँगा तो गलत नहीं होगा कि अगर भावेश अग्रवाल इस इंडस्ट्री में नहीं आते तो ईवी का पेनिट्रेशन आज जो है उससे कम ही होता। करेक्ट। क्योंकि उन्होंने जो स्पार्क दिखाया है अपने सेल्स में, अपनी डिलीवरी में, एग्जीक्यूशन में, एथर उससे पुराना प्लेयर है बट आज भी एथर का सेल इतना नहीं है। हाँ, वाकई में एथर का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। मैं ये बोलूँगा तो अगर गलत नहीं होगा कि ओला से भी सुपीरियर टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो भी इन हाउस इंडिजीनियस है। बट जो पेनिट्रेशन ओला कर पाया वो एथर या कोई और प्लेयर नहीं कर पाया। पुराने प्लेयर्स आए, हीरो आज की डेट में स्ट्रगल कर रहा है, होंडा या सुजुकी जैसे जापानीज प्लेयर ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो अपना व्हीकल कब मार्केट में लॉन्च करेंगे। करेक्ट। सो उस सिनारियो में अपने प्रोडक्ट को लेके आना, इट वाज अ बिग बैट
इन्वेस्टर्स ने उन्हें बैक किया, गवर्नमेंट ने उन्हें बैक किया, और उन्होंने जो पूरे इंडस्ट्री के डायनामिक्स हैं उसको चेंज किया. सो उसके प्रोडक्ट और कस्टमर के कंसर्न होंगे, वो सामने है, मतलब उस पर कमेंट करके हम बाइट ले सकते हैं. बट ठीक है, जो उन्होंने चेंज लेके आए हैं वो इंडस्ट्री में, वो वाकई में काबिल तारीफ है. नहीं, वो बहुत अच्छा काम किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग क्रैक कर लिया है बहुत अच्छे से, डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर लिया है. क्योंकि अभी हम जब वो ओला ओपन करते हैं तब पहला तो वही दिखता है कि आप बाइक खरीद लो, बुक कर लो, इतने में उतने में, S1 प्रो जो भी प्रोडक्ट है. लेकिन कहीं ना कहीं वो सर्विस में रुक रहे हैं. ऑफ कोर्स. सो जितना बड़ा विजन होगा, आपको वैसे टीम चाहिए, वैसे एग्जीक्यूटर्स चाहिए, वैसा माइंडसेट सब लोगों में चाहिए. प्रॉब्लम ये था कि भावेश अग्रवाल के पास तो वो विजन, वो माइंडसेट था, बट उसको डाउन लाइन तक पहुंचाना, वो भी ऐसे सिनारियो में जहाँ पे पूरा 99% इंडस्ट्री आपकी एडवर्स कंडीशंस में काम कर रहा है, अदर पॉलिसीज पे काम कर रहा है, आपको कंपटीशन दे रहा है, और उस सिनारियो में उसको पेनिट्रेट करना तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा उनके लिए भी. एक गलती शायद मेरे हिसाब से जो नॉट ओनली भावेश अग्रवाल बट सारे ईवी मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, और ज़्यादातर मैं बोलूँगा लोकल ईवी मैन्युफैक्चरर्स, वो सोच रहे हैं कि ईवी को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है. और वही सोच के रीज़न से वो लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसे सेल कर देते हैं, और उसके सर्विसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो टाइमली वो प्रिपेयर नहीं कर पाते, और उसी का रीज़न है ईवी कंपनीज फेल हो रही हैं. वेदर यहाँ पे मैंने होंडा की बात की, सुजुकी की बात की, TVS और बजाज, करेक्ट, वो उन्होंने अपनी ईवी लॉन्च की, और उनके पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश नेटवर्क था, बहुत सारे डीलर्स थे पैन इंडिया. तो उनके जो सर्विस इश्यूज थे वो इतने हाईलाइट नहीं हुए जितने ओला के हो गए. करेक्ट. उनके भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है. आज आप मर्सिडीज भी लेके आएंगे या प्रीमियम BMW 2 व्हीलर्स भी लेके आएंगे, तो भी उसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या स्पेयर डिफेक्ट देखने को मिलेंगे. बट वो हाईलाइट ओला की इसलिए ज़्यादा हो गई कि उन्होंने सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो क्रैक कर लिया, बट सर्विस का जो चैनल नेटवर्क चाहिए उसको केटर करने के लिए, उसमें मिस कैलकुलेशन हो गया. एंड ड्यू टू 2 रीजंस. ऐसा नहीं था कि सारी कंपनियों को सर्विस नहीं देनी है. पहला रीजन माइंडसेट नहीं है कि ईवी में सर्विस की जरूरत पड़ सकती है, और दूसरा एक्सपीरियंस भी नहीं है अपने पास, क्योंकि आप पायोनियर हो, आप इंडस्ट्री में नई चीज लेके आ रहे हो, तो आपको भी नहीं पता है वो मार्केट में जाके क्या रिएक्शन आने वाला है. और इंडियन कंडीशन में किसी भी जर्मन टेक्नोलॉजी हो या US टेक्नोलॉजीज हो, इंडियन कंडीशन में किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए एडप्ट करना वो हर एक चीज़ों में कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके लिए अलग स्टडी करनी पड़ती है. तो ये ट्रायल एंड एरर पीरियड ही चल रहा है सारी कंपनीज के लिए. करेक्ट. मैं सर्विस के बारे में बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा. लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई रॉयल एनफील्ड खरीदी है, तो हमेशा पहले बैक ऑफ द माइंड रहता है कि वो लोग भी बोलते हैं कि सर आप मेंबरशिप ले लो, 1 साल का 2 साल का AMC ले लो, आप भी सर्विस हमारी बाइक वहीं पर करवाओ. इवन ओला में भी ऐसा ही होता है कि अगर मैंने ओला कंपनी के से लिया हुआ है या जो भी कंपनी से लिया हुआ है, तो मुझे सर्विस उनके पास ही करवानी रहती है, लेकिन वो सर्विस सेंटर पर उतनी अच्छी सर्विस मिलती नहीं है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या उनके पास जाना ज़रूरी है या हम बाहर से भी कहीं से करवा सकते हैं? उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, जो पूरे इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है. अगर इंडिया में मैंने बोला 22 करोड़ 2 व्हीलर्स हैं, सो उसमें से 85% 2 व्हीलर लोकल गैरेजेस पे सर्विस हो रहे हैं. वाई? बिकॉज ये 22 करोड़ 2 व्हीलर्स के सामने इंडिया में 2 व्हीलर डीलरशिप्स कितने हैं? ओनली 4 और 5,000. तो जो डिमांड है उसके सामने अगर आपके पास सप्लाई नहीं होगा, तो चाहे आपका टेक्नीशियन कितना भी वेल ट्रेंड हो, चाहे आपके पास इक्विपमेंट कितने भी मॉडर्न हो, कस्टमर्स को जो सर्विस चाहिए, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए, वो आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. तो ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम बहुत सालों से चला आ रहा है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि जो रिपेयर करना चाहते हैं वो लेबर क्लास है, स्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है. तो जो पूरा इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर के पुश की वजह से
लोकल मैकेनिक्स उसको ज़्यादा ड्राइव कर रहे थे, और ये इंडस्ट्री जो पूरा है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा था। कुछ साल पहले बहुत सारे मेरे जैसे लोगों ने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसे ऑर्गेनाइज बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि कस्टमर को नॉट ओनली मेंटेनेंस सर्विसेज चाहिए, कस्टमर को कस्टमर सर्विस भी चाहिए। करेक्ट। अगर कोई कस्टमर को खाना खाना है और उसे जोमेटो पे 10-15-20 मिनट में होम डिलीवरी मिल रहा है, और उसे सर्विस करवाने के लिए सर्विस सेंटर में पूरा पूरा दिन अपना ऑक्यूपाई रहना पड़ता है। काफ़ी सारे रूरल एरियाज़ में ऐसा भी होता है कि कस्टमर को छुट्टी लेनी है अगर उसे अपना 2 व्हीलर यूज़ करवाना है तो अपने जॉब से। तो वो सिनेरियो को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसका सॉल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्लेयर इस इंडस्ट्री में आए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। उसको केटर करने के लिए कोई एक कंपनी या एक ब्रांड 100% कस्टमर्स को केटर नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे आए जो ये वर्कशॉप या 2 व्हीलर सर्विसिंग्स हैं उसको ऑर्गेनाइज कर पाए और कस्टमर को जो सर्विस रिक्वायरमेंट है उसे कम्प्लीटली पूरा करें। हाँ, ये मैं समझ पा रहा हूँ। ये 22 करोड़ बाइक्स हैं और 85% लोग लोकल जगह पर कर रहे हैं, तो मतलब मार्केट कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। और आपने जैसे बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिज़नेस में आना चाहिए, इस सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इतने ज़्यादा लोगों को तो एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब आई एम वेरी श्योर हमारे में से भी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग रहेंगे जो शायद अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करके जस्ट अभी बिज़नेस चालू करने का प्लान कर रहे हैं। हर किसी को तो ये एक्सपीरियंस नहीं होगा इस इंडस्ट्री का। लेकिन अगर कोई सोचे कि हाँ यार चलो इतना ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा पैसा है, तो हम इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, और मेरा जो ब्रांड है सर्वॉल वो भी इसी काम में लगा हुआ है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे वॉनाबी एंटरप्रेनर्स हैं जिनको बिजनेस तो करना है बट क्या करें उसके बारे में सही नॉलेज नहीं है, या फिर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस सेक्टर में अपना काम करना है या कैरियर बनाना है बट उसका एक्सपीरियंस नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही है बट उसका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है भी तो आपको सेल्फ डाउट है कि आप कर पाओगे या नहीं। दैट इज़ वेयर वी कम्स इन। सो जो 2 व्हीलर इंडस्ट्री का मार्केट है, हमारा टारगेट है कि इंडिया के सारे सिटीज़ और टाउन में हमारे सर्वॉल ब्रांडेड वर्कशॉप हो, और उसको हम कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देने में यूज़ करें। तो हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल या एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे 2 व्हीलर्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को हम वन स्टॉप सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई ऐसा बंदा है जिसको बिजनेस करना है लेकिन डोमेन नॉलेज नहीं है 2 व्हीलर इंडस्ट्री का, सो दे कैन रीच आउट टू अस, और हम उसको ट्रेनिंग से लेके सारी चीज़ों में गाइड करेंगे ताकि वो अपना सर्वॉल ब्रांडेड वर्कशॉप ओपन कर सके अपने एरिया। सुपर्ब। तो सर आपने जैसे बताया कि आपकी जो कंपनी है वो इस सेक्टर में ही काम कर रही है, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ सर कि ये सोल्यूशन तो दिख रहा है मुझे कि इतना बड़ा मार्केट स्कोप है, उसमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए और ये अच्छे प्लेयर्स को आप कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हो। मुझे ये जानना है कि कैसे सपोर्ट करते हो और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सो बेसिकली मैं खुद भी 2 व्हीलर यूज़र रहा हूँ, और जब मैं अपनी रॉयल एनफील्ड यूज़ करता था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे पता था इस इंडस्ट्री के, और ऑटोमोबाइल में ही काम किया है तो इतना तो क्लियर था कि कुछ भी करेंगे ऑटोमोबाइल में ही करेंगे। और 2 व्हीलर का जो प्रॉब्लम है वो विजिबल था कि वहाँ पर कस्टमर को कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जैसे मतलब नंबर ऑफ़ 2 व्हीलर्स इतने ज़्यादा हैं और सर्विस प्रोवाइडर इतने कम हैं, तो डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से कस्टमर को प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रहा। आज मैं आपके पास बात करूं, अगर आपके पास एक 4 व्हीलर है और उसके साथ साथ एक 2 व्हीलर है, कस्टमर वही है, उसका बाइंग पावर वही है, उसको लग्जरी सेम ही चाहिए, उसको कंफर्ट उतना ही चाहिए जो 4 व्हीलर वर्कशॉप या 4 व्हीलर ब्रांड प्रोवाइड कर रही है, बट 2 व्हीलर के कोई भी वर्कशॉप में वो चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही। तो क्या कस्टमर को वो नहीं चाहिए? रॉन्ग, कस्टमर को वो चाहिए बट कस्टमर को नहीं मिल रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी प्लेयर के जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे लोकल गैरेजेस मिल जाएंगे जो आपको रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने वाला ब्रांड कोई नहीं है या था।
जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मैंने यही सोच के बिजनेस स्टार्ट किया था कि हमें कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। मेंटेनेंस तो हर एक जगह पे मिल जाएगा, बट कस्टमर को कंफर्ट मिलना चाहिए, कन्वीनियंस मिलना चाहिए। अगर कोई गैरेज पे जा रहा है तो आपके साथ कौन सा मैकेनिक अच्छे से बात कर लेता है? अगर आपके घर पे कोई लेडी टू व्हीलर यूज़ कर रही है तो क्या वो कंफर्टेबल महसूस करती है अपने टू व्हीलर को सर्विस में देने के लिए? तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे, मैंने सोचा कि मेरे एक्सपीरियंस को क्यों ना यूज़ किया जाए और कस्टमर को अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दिया जाए। तो मैंने मेरे वर्कशॉप में यही चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। मुझे लगा कि ये चीज़ें काम कर रही हैं, तो मैंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए और उसे मेरे ही 2-3 अलग वर्कशॉप पे वैलिडेट किया। तो मैंने एक वर्कशॉप से स्टार्ट किया था, 2-3 साल के अंदर मैंने 3 वर्कशॉप तक ग्रो किया। सारी जगह पे सक्सेस मिली, तो मुझे लगा कि इसको और भी स्केल करना चाहिए। करेक्ट। देन आई डिसाइडेड विथ माई टीम कि हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए कि बहुत सारे वर्कशॉप्स हो हमारे, और पूरा इंडिया इज़ ओपन मार्केट फॉर अस, क्योंकि कस्टमर सर्विस और टू व्हीलर दोनों पूरे इंडिया में मेल नहीं खा रहे, तो हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वगैरह तो बना के रखा था हमारे पास, हमारी टीम के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेडी थे। हमने सोचा कि हम अगर खुद वर्कशॉप ओपन करने जाएंगे सिटी बाय सिटी तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और उसको अगर जल्दी स्केल करना है, थोड़ा फास्ट पेनिट्रेट करना है, तो हमें कोई ऐसा मॉडल ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये स्केलिंग इजीली पॉसिबल हो पाए। और दूसरी चीज़ एक और थी कि हमें कस्टमर एक्सपीरियंस को मेंटेन भी रखना था। तो हमें ऐसे बिजनेस पार्टनर्स चाहिए थे जो खुद बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो, चाहे वो अपना 100% टाइम ना दे पा रहे हो, बट अपने वर्कशॉप या अपने सर्विस सेंटर पे क्या हो रहा है उसके लिए अवेयर हो। तो हमने डिसाइड किया कि फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल हो सकता है जहाँ पे हमको वो स्टेक होल्डर भी मिल जाएगा, इन्वेस्टर भी मिलेगा, और हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे हमारी ट्रेनिंग के थ्रू। हमने डिसाइड किया कि हम इसे फ्रेंचाइज करेंगे। फ्रेंचाइज करते करते हमने कुछ आउटलेट तक एक्सपैंड किया। फिर देखा कि इस इंडस्ट्री में कोई डिजिटल प्लेयर नहीं है। उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था, गो मैकेनिक 4 व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर वाज गोइंग लाइक एनीथिंग। लोगों को 4 व्हीलर सर्विस करवानी है तो गो मैकेनिक की ऐप पे जाके वो अपना सर्विस बुक करवाते थे, और 2 व्हीलर में वो स्पेस नहीं था कहीं पे अवेलेबिलिटी। तो हमें लगा कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ पे कस्टमर के लिए कन्वीनियंस हो, वो घर बैठे अपना सर्विस बुक करवा पाए, वो वेबसाइट पे जाके देख पाए कि अपने एरिया में कौन से उसको वर्कशॉप्स मिलेंगे, वो सारे वर्कशॉप हमारे कंट्रोल में हो और उसे स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस मिले। सही है। कस्टमर अगर मेरे पॉइंट ए पे जा रहा है एक्स वर्कशॉप पे, तो भी उसे वही एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वाई पे जा रहा है तो भी उसे वही एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो हमने ये पूरा इकोसिस्टम डिज़ाइन किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडी किया। हमारा उस टाइम पे हमने वेबसाइट से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो कस्टमर काफ़ी सारे वहाँ से हमें आ रहे हैं। जैसे कि कोई कस्टमर हमारी ऐप पे, सर्वॉल की ऐप पे जाके अपना सर्विस बुक करवा रहा है, तो उसके पास वो व्हीकल छोड़ने के लिए टाइम नहीं है, तो हमने पिकअप एंड ड्रॉप जैसे सर्विसेज देना स्टार्ट किया, उसे सक्सेस मिली। हमने देखा कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अगर लास्ट 2 साल की बात करूं तो जो कस्टमर लोकल गैरेज पे जाके अपना सर्विस करवा रहा था कुछ पैसा बचाने के लिए या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, या फिर उसकी बहुत ज़्यादा पहचान है छोटू बबलू से कि वही अपना सर्विस कर रहे हैं, बट अब आज के ज़माने में छोटू बबलू के पास वो नॉलेज नहीं है कि वो BS6 व्हीकल को सर्विस कर पाएंगे, EVs को सर्विस कर पाएंगे। तो हमने हमारा ट्रेनिंग सेंटर बनाया। इस सारी चीज़ों के लिए हमने खुद को प्रिपेयर किया और हमारे सारे वर्कशॉप्स को प्रिपेयर किया, ताकि ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो कंप्लीट हो पाए, जो एंड यूज़र है उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, कन्वीनियंस मिले, और हमारे वर्कशॉप्स हैं जो फ्रेंचाइज वर्कशॉप, उन्हें प्रॉपर सपोर्ट मिले। करेक्ट। नहीं, 100% ये बात एकदम अग्री करूँगा, क्योंकि हमेशा चिंता यही होती है। अभी मेरे लिए भी यही होता है कि मेरे पास एक ईवी है, लेकिन मुझे टेंशन वही होता है कि मैंने वो मेरे लोकल किसी मैकेनिक के हाथ में दे दिया, तो पता नहीं उसको आधी चीज़ आती नहीं रहेगी, वो क्या तोड़ देगा, जोड़ देगा, अपना खुद का कुछ वायर लगा देगा, और मतलब मेरी अच्छी खासी बाइक बिगड़ जाएगी। जबकि आपने ये चीज़ बहुत अच्छी बताई कि ये कस्टमर एक्सपीरियंस में आपने क्वालिटी के ऊपर चेक किया हुआ है और ट्रेनिंग पे आपने ध्यान दिया हुआ है।
तो ये मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये बिज़नेस चालू करना चाहूँ, तो क्या-क्या पैरामीटर्स मुझे ध्यान देने पड़ेंगे? कैसे मैं ये बिज़नेस चालू कर सकता हूँ? सो सी जैसे मैंने बोला कि बबलू और छोटू के पास भी जो इस डोमेन के एक्सपर्ट हुआ करते थे, आज वो भी आउट ऑफ डोमेन हो चुके हैं। हाँ, तो हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी इंक्वायरीज होती हैं या काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको टू व्हीलर बिजनेस में आना है। सो हम वो सारे लोगों को, आउट ऑफ डोमेन वाले लोगों को, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इस डोमेन में क्वालिटी मैन पावर या क्वालिटी माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं, तो अदर डोमेन के लोग जिनके पास सर्विस मेंटालिटी है, जो कस्टमर सर्विस में बिलीव करते हैं, वैसे लोग हमारे पास आके जुड़े। डोमेन की एक्सपर्टीज़ हमारे पास है और हम फ्रेंचाइजी भी इसीलिए ऑफर कर रहे हैं कि हमारी एक्सपर्टीज़ को हम ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो हम बेसिकली जब भी कोई आउटलेट ओपन होता है या फिर कोई भी नया सर्विस सेंटर हमारा ओपन हो रहा है, बंदा आउट ऑफ डोमेन हो या फ्रॉम द डोमेन हो, हमारा एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो उसे कंपलसरी उसे और उसकी टीम को अटेंड करना है, उसके अंदर क्वालिफाई होना है, सर्टिफाइड होना है, उसके बाद ही वी अलाउ देम टू ओपन अ सर्विस सेंटर। तो जब सर्विस सेंटर ओपन करना होता है तो साइट सिलेक्शन से लेके उसे उसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक हमारा हैंड होल्डिंग उनके साथ रहता है। और सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है उसका ट्रेनिंग, जिसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर और टीम है जो इसमें एक्सपर्ट है आउटलेट और उसके मैन पावर को ट्रेन करने के लिए। और एक बार आपका सर्विस सेंटर ओपन हो जाए, क्योंकि असली कहानी तो तभी स्टार्ट होती है। करेक्ट। ओपन करने के लिए तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे ओपन करने के लिए, बट जो डे टू डे लाइफ चैलेंजेस होते हैं एक वर्कशॉप ओनर के, एक सर्विस सेंटर ओनर के, उसे रिजॉल्व करने के लिए हम काफ़ी सारे ऐसे यूनिक सपोर्ट हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हम टेक्निकल सपोर्ट हेल्पलाइन ऑफर करते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई ब्रांड का एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि टू व्हीलर या फोर व्हीलर में होता है कि कोई बंदा है, मैकेनिक है, वो एक ब्रांड के अंदर एक्सपर्ट है, उसको सारी ब्रांड का नॉलेज नहीं है। तो हमारा ऑनलाइन सपोर्ट होता है जिसकी वजह से ही विल बी एबल टू कैटर टू ऑल द ब्रांड्स। हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट है जो आपके वर्कशॉप पे आने वाले हर एक कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट करेगा, ताकि आपके सर्विस सेंटर पे आने वाले कस्टमर कितने हैप्पी हैं, क्या कंसर्न है उनके, क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं आने वाले समय में, ताकि उनको और हैप्पी किया जा सके, उनको रिटेन किया जा सके। वो सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है और जो मैन पावर होता है वो थोड़ा लेबर क्लास लेमन टाइप होता है, तो वहाँ पे इटरेशन के भी प्रॉब्लम रहते हैं, मैन पावर छोड़ के जाने के भी इश्यूज रहते हैं। तो हमारा एचआर टीम है जो मैन पावर रिप्लेसमेंट में आपकी कंटिन्यूस हेल्प करता है। तो आपका कोई भी मैन पावर आपको डरा रहा है या छोड़ के जा रहा है, तो वी कम्स इन, हम मैटर को कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो पाती तो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने में हम आपकी या फिर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला, एक डिज़ाइन इकोसिस्टम है जहाँ पे वेबसाइट, सर्वॉल कस्टमर एप्लीकेशन, सर्वॉल यूज़र एप्लीकेशन, जहाँ पे आप अपने वर्कशॉप को कम्प्लीटली मैनेज कर पाते हो। इन्वेंट्री मैनेज होता है, जॉब कार्ड मैनेज होते हैं, कस्टमर के फीडबैक्स वहाँ पे आपको दिखते हैं, डैशबोर्ड पे आप अपना बिजनेस देख सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हम हमारे जो फ्रेंचाइज हैं उनके प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ ब्रांड मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह तो चलता रहता है। तो आपको बिजनेस ग्रो करने में भी हम अलग अलग तरीके से हेल्प करते रहते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। लेकिन ये फिर मैकेनिक्स मिलेंगे कहाँ से? मतलब मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अपने लोकल एरिया में कोई लोकेशन फाइनल कर लिया कि हाँ, यहाँ पर मुझे चालू करना है। आपकी साइड से सारी सपोर्ट मिलेंगे, लेकिन क्या मैकेनिक्स भी आपकी तरफ से मिलेंगे जो काम करेंगे ग्राउंड लेवल पे? सो 100%, अगर आप आउट ऑफ डोमेन है तो 100% आपका उस एरिया की वो कम्युनिटी में टच नहीं रहेगा। करेक्ट। तो हमें 100% आपको हेल्प करना होगा, आपको राइट मैन पावर ढूंढने में, उसे सिलेक्ट करने में। तो उसके लिए हमारे पास एचआर टीम तो है ही, बट हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से टाई अप कर रखा है, एमओयूज कर रखे हैं। तो वहाँ से भी मैन पावर हम सोर्स करते हैं, उनको हमारे सर्विस सेंटर पे रेडी करते हैं,
ट्रेन करते हैं और फिर अलग अलग वर्कशॉप पे हम उसे डेप्यूट करते हैं और लोकली भी ट्राई करते हैं कि अगर लोकल एरिया से भी हमें कोई टेक्नीशियन मिल जाए जो अनपॉलिश्ड हो, करेक्ट। तो उनको हम पॉलिश करके आपके सर्विस सेंटर्स पे डेप्यूट कर सकें। नहीं, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि एक ही सर्विस सेंटर पे भले कोई भी ब्रांड हो, सारे ब्रांड का अगर मेरा बाइक सर्विस हो रहा है, भले वो ईवी है, आईसी है, कोई भी ब्रांड की बाइक सर्विस हो रही है, तो मैं कस्टमर सर्विस में अच्छा दे पाऊंगा और ये बिज़नेस 100% ग्रो होगा। दो बेसिक क्वेश्चन है मेरे, ये बिज़नेस के लिए मुझे स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, किस तरीके की मॉडल्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरा प्रॉफिट अर्निंग कब से और कितना होगा? सो अगर आप सरवल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास दो टाइप के वर्कशॉप सर्विस सेंटर मॉडल्स हैं। एक है परफॉर्मेक्स ब्रांड हमारा, जो हमारा स्पेयर पार्ट ब्रांड भी है और जिसके मिनी आउटलेट्स, मिनी वर्कशॉप्स हम ऑफर करते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है ओनली एंड ओनली 3 लाख रुपीज़ से। सो इफ़ यू हैव अ स्मॉल प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको 100, 150, 200 स्क्वायर फीट की जगह में वर्कशॉप स्टार्ट करना है विद अ फुल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी, तो हमारा परफॉर्मेक्स ब्रांड वर्कशॉप आपको हम ऑफ़र करते हैं। बट अगर आपको एक प्रीमियम वर्कशॉप ऑफ़र करना है अपने एरिया में, प्रीमियम कस्टमर को भी अट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड और सुपर मॉडल भी है जिसका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 7.5 लाख रुपीज़ गोज़ अप टू 15 लाख रुपीज़। अमेजिंग, अमेजिंग। और ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद सारा काम आपके साइड से होगा, मतलब वो भले वो लोकेशन फाइनल करना हो, ब्रांडिंग करना हो, मुझे मशीनरी स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे कहाँ से, ये सारी चीज़ें आपके साइड से सपोर्ट रहेगी? 100% सारा काम हमारी साइड से होगा, ये बोलना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, बट सारा हैंड होल्डिंग आपको हमारी तरफ से मिलेगा। ऑब्वियसली बिजनेस तो मुझे ही चालू करना है, तो ध्यान तो 100%। सो वही। बिजनेस आपको और ये मतलब मैंने यहाँ पे आपको करेक्ट भी इसीलिए किया कि ये मिसकॉन्सेप्शन जो है ये सारी फ्रेंचाइज इंडस्ट्री में है, नॉट ओनली इन टू व्हीलर्स, बट जो फ्रेंचाइजी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो ये सोचता है कि सारा काम कंपनी करेगी, हमें तो बस पैसा देना है और फिर गल्ले का पैसा गिनना है। ये मिसकंसेप्शन है। काम आपको भी उतना ही करना पड़ेगा, बट कंपनी आपको अपनी एक्सपर्टीज दे सकती है, आपका काम इजी बना सकती है। अगर आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो एक साथ में 3 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ी जाती है वो सिखा सकती है। अमेजिंग, अमेजिंग। और रही बात आरओआई की, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने वो 3 लाख वाला मॉडल या 15 लाख वाला मॉडल भी मैंने अगर प्लान किया, तो रेवेन्यू मुझे कितने महीने में आएगा? मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके मैंने सुने हैं 30 से भी ज़्यादा आउटलेट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। कितने महीने में आरओआई आता है, कितने महीने में मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा? सो एक सर्विसिंग बिजनेस या फिर हमारा जो टू व्हीलर सर्विसिंग बिजनेस की बात करूँ, सो ये ग्रो होता है रिपीट से। कस्टमर आप जितने रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा, उतना जल्दी आपका वो बिज़नेस ग्रो होगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि आप कोई कैफ़े स्टार्ट नहीं कर रहे हो कि जहाँ पे आपने एक ओपनिंग किया रेस्टोरेंट और लोगों की भीड़ लग गई दूसरे दिन क्या बना रहा है वो चखने के लिए। सो ट्रस्ट बिल्ड करने में 3 से 4 महीना, कहीं कहीं पे 6 महीना लग जाता है। बट वो आरओआई की बात कर रहे हैं, वो आरओआई निकालने में आपको 2 से 2.5 साल तक का समय लगता है पूरा रिटर्न निकालने में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। 2 से 2.5 साल के अंदर अगर मेरा ये पूरा आरओआई निकल जाएगा, तो उसके बाद में जो बिजनेस होगा वो मेरा प्रॉफिट 100% प्रॉफिट ही होगा। सुपर, सुपर। ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल मुझे लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड भी है, आज भी डिमांड है, और कभी मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 20, 25, 30 साल तक इंडिया में कभी ऐसा सिनेरियो आएगा कि बाइक्स बंद ही हो जाएंगे। मतलब रहना ही है, तो ये बिज़नेस कभी बंद नहीं होने वाला है। आज ज़्यादातर दूसरे बिजनेसेस को थोड़ा ऑनलाइन चीज़ें सता रही है कि यार ये प्रोडक्ट तो अभी ऑनलाइन भी बिक रहा है, कम प्राइस में बिक रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद ऑनलाइन नहीं हो सकती। मतलब उसका आधा काम ऑनलाइन हो सकता है, कस्टमर बुकिंग का, बट आपको सर्विसिंग तो ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी। तो ये एक बिजनेस है जो एवर ग्रोइंग है। अगर आपके पास एक छोटा सा कस्टमर साइज है, आपके पास 1000 कस्टमर भी है, तो भी आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिटेबली चला सकते हो सालों साल। और ये जो बिजनेस है वो मार्केटिंग से ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। तो अगर आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो एक ही हैप्पी कस्टमर आपके लिए 10 कस्टमर लेके आएगा। करेक्ट।
नहीं, ये बात सही है कि अगर मैं अपनी बिल्डिंग में देखूंगा, मुझे अगर आपके एक आउटलेट से अच्छा सर्विस मिला है और मैं देख रहा हूँ कि दूसरे के परेशान हो रहा है, वो बाइक को ड्रैग करके लेके जा रहा है या वह तकलीफ़ हो रही है, तो मैं बोलूँगा भाई तू इसको फ़ोन कर ले, बुला ले, और वो वर्ड ऑफ माउथ से हो ही जाता है। और ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर ली है कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन बुक कर लो, आपके यहाँ से पिकअप हो जाएगा, सर्विस करके आपको मिल भी जाएगा। बहुत बहुत शानदार मॉडल आपने बनाया है एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं बिज़नेसेस चालू करने में मानता हूँ, तो मैं क्यों सरवॉल और कौशल नायक को ही बेट करूँ, क्यों उसी के ऊपर इन्वेस्ट करूँ, क्यों कहीं और नहीं? सरवल को बैट करने के लिए वन एंड सिंगल रीज़न, क्योंकि टू व्हीलर इंडस्ट्री में मेरे नॉलेज में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है एटलीस्ट जो कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहा है। और अगर सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपके पास आपने कस्टमर एक्सपीरियंस को क्रैक कर लिया है, सो आपको बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करता है, और जो लॉयल कस्टमर है वो आपके पास बार बार आता है, दूसरे कस्टमर्स को लेके आता है। एंड इन सर्वोल वी वर सक्सेसफुल टू बिल्ड दैट कम्युनिटी हमारे सारे सर्विस सेंटर्स पे, जो कस्टमर ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और वही नए कस्टमर्स को भी हमारे पास लेके आ रहे हैं। अगर मेरी बात करूं तो आई एम एन ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। एक छोटे से प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूं, बट उसको मैं इतना तक स्केल कर पाया हूं। और आने वाले समय में मेरा विजन ये है कि सर्वोल एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर बने जो टू व्हीलर इंडस्ट्री में आप अगर सर्विस के बारे में सोचे तो आपके दिमाग में सर्वोल का ही नाम आए। तो मैं वो विजन से मेरी एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ, जिसके रिजल्ट्स आपको ग्राउंड पे मेरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देख के मिल जाएंगे, और आने वाले समय में हमारी सक्सेस देख के आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड 100% वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी विजन के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो 100% आज हर किसी के मुंह पे एक ही नाम रहने वाला है। जब वो बाइक सर्विस का नाम लेंगे तो वो सर्वोल को ही कांटेक्ट करेंगे। इनफैक्ट इवन आपके पे ही कोई बाइक है, आप या तो सर्विस करवाना चाहते हो तो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप सर्विस बुक कर लीजिए। और अगर आप बिजनेस भी चालू करना चाहते हो तो मैं एक नीचे गूगल फॉर्म में अटैच करके दे देता हूँ, आप सिर्फ अपनी डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कांटेक्ट कर सको, जितने भी लोगों को इंटरेस्ट है बिजनेस चालू करने में, आप उनको कांटेक्ट करके एटलीस्ट पहले बिजनेस के बारे में समझा सको, तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। सो 100%, बिकॉज हमें भी बहुत सारे ऐसे सर्विस पार्टनर्स चाहिए जो हमारी ब्रांड के फ्लैग बेरर्स बने और अपने एरिया में टू व्हीलर सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है उसे चेंज करे। तो विल बी हैप्पी टू डू इट। जितने भी आपके यूजर्स हैं जो इस बिज़नेस में हमारे साथ, इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो हमारे पास जो टीम है वो उनकी हेल्प करेगा और उन्हें ये पूरा बिजनेस मॉडल समझने में आसानी रहेगी। सुपर।